नमस्कार दोस्तों, अदिति अग्रवाल थिंकिस्तान से एक नई कहानी के साथ। आज मैंने एक कहानी पढ़ी और मुझे कहीं ना कहीं वो वाला फेज याद आ रहा था जब मैंने अपने दिसंबर के बोर्ड ग्रुप की एग्जामिनेशन दी थी। वो जो डर था, वो फियर था, उस डर के कारण मैं आधे से ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन में लैग कर रही थी। बहुत बार ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अटैम्प्ट निकलेगा कि निकलेगा, और इस अटैम्प्ट की तैयारी करते करते मुझे नेक्स्ट अटैम्प्ट अभी से दिखने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि इस बार तो कुछ होने वाला नहीं है, नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी करते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ना मेरी प्रिपरेशन में लैग करती थी। आज मैंने एक स्टोरी सुनी, मुझे ऐसा लगा काश मुझे स्टोरी पहले से पता होती तो शायद मैं इतना ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन में लैग नहीं कर रही होती। तो मैंने सोचा कि आज वही स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इस स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि एक फकीर इंसान राजमहल जाता है। राजमहल में जाते उसको द्वारपाल मिलता है जो राजा के दरबार में खड़ा रहता है। उस द्वारपाल से वो बोलता है कि मैं राजा का छोटा भाई, मुझे राजा से मिलना है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? तो वो द्वारपाल सोचता है कि इंसान तो बहुत गरीब लग रहा है, बहुत फकीर भी लग रहा है। अब राजा इतने बड़े, इतने अमीर, उनका ऐसा भाई क्यों होगा? मतलब इतना फकीर इंसान उनका भाई कैसे हो सकता है? तब उस द्वारपाल ने सोचा हो सकता है कि कोई दूर का रिश्तेदार होगा, राजा से मिलने आया होगा। मुझे क्या करना, कुछ आर्थिक स्थिति आ गई होगी, इस कारण राजा से मदद मांगना है, मैं इसको जाने देता हूँ। वो राजा से पूछ के आता है और राजा से परमिशन मांग के आता है। राजा उसको हाँ कर देते हैं और वो फकीर अंदर राज दरबार में चले जाता है। तो वो राजा से बोलता है कि और बताइए बड़े भैया कैसे हैं? तब राजा मुस्कुराता है और बोलता है कि मैं तो अच्छा हूँ, अनुज तुम बताओ कि तुम कैसे हो? तब वो फकीर बोलता है कि मेरी हालत तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरा जो महल था वो तहस से नहस हो चुका है, बिल्कुल खराब हो चुका है, उसमें कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे जो 32 नौकर थे वो मुझे छोड़ के चले गए। मेरी जो 5 रानियां थी वो सारी वृद्ध हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, उन सब कुछ भी काम नहीं बनता है। मुझे आपकी मदद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा, कृपया करके मेरी मदद कर दीजिए। राजा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं चलो ठीक है। वो अपने सेनापति को भेजते हैं और कुछ अशर्फिया लाके उसके हाथों में पकड़ा देते हैं। तो वो राजा की तरफ देखता है और मुस्कुराता है कि बस इतनी सी अशर्फिया, आप इतने बड़े राजा हो और मुझे इतनी सी अशर्फिया दे रहे हैं। तब राजा बोलते हैं कि अभी हमारे राज्य में सूखा पड़ गया था, अकाल आ गया था, तो ज़्यादा कमाई नहीं हुई। एक काम कीजिए, आप अभी इतने से काम चला लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में आके मांग लेना। तो फकीर राजा की तरफ देखता है और बोलता है कि लगता है आपको भी पैसे की ज़रूरत है, चलिए मेरे साथ 7 समंदर पार एक सोने की खदान है, आप वहाँ से सोना निकालिए और जितना हो सके उतने पैसे कमा लीजिए। और वैसे ही मैं पैर रखूँगा तो वो 7 समुद्र तो सूख ही जाएंगे, मेरे पैरों की ताकत को तो आप समझ ही चुके होंगे। राजा फिर मुस्कुराते हैं और अपने सेनापति को भेजते हुए बोलते हैं कि जाइए और अशर्फिया लेके आ जाइए। वो उसके हाथों में उन अशर्फियों को देखता है और वो फकीर खुशी खुशी राज दरबार से चले जाता है। सेनापति सारा कार्यक्रम देख रहा था, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि कोई राजा को इतनी आसानी से मूर्ख बना के जा रहा है और राजा उसको खुशी खुशी जाने दे रहे। इन सवालों के जवाब उसको मिल नहीं रहे थे और उसको लगा कि अब इन सवालों के जवाब मुझे राजा से मिलेंगे। वो राजा से पूछते हैं कि आपको वो इंसान मूर्ख बना के चला गया और आप खुशी खुशी मूर्ख भी बनकर और अभी भी मुस्कुरा रहे, ये कैसी बात हुई? तब राजा बोलता है कि बात तो बहुत गजब हुई, तुम समझ नहीं पाए। जब वो मेरे पास आया और उसने अपने आप को मेरा अनुज बोल के संबोधित किया, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि किस्मत के 2 पहलू होते हैं, एक राजा और एक फकीर। यानी कोई इंसान होगा जो बहुत अमीर होगा और कोई इंसान होगा जो फकीर होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो मेरा छोटा भाई हुआ जो मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि उसका पूरा महल तहस से नहस हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है उसका वृद्ध शरीर जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और वो शरीर उसके काम का तो कुछ नहीं रहा। जब उसने बोला उसके 32 नौकर उसको छोड़ के चले गए थे, तो उससे उसका अर्थ था कि उसके 32 दांत जो अब चले चुके हैं, उसके साथ नहीं है, उसकी मदद करने के लिए नहीं है। जब उसने बोला कि उसकी 5 रानियां वृद्ध हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, किसी काम की नहीं है, इससे उसका अर्थ था उसकी 5 इंद्रियां, उसका नाक, उसकी कान, उसकी आँख, उसकी जुबान और उसकी त्वचा, जो पूरी वृद्ध हो चुकी थी और किसी काम की नहीं थी। जब उसने मुझसे बोला कि 7 समुंदर पार एक सोने की खदान है, उससे जाके कितना सोना चाहिए उतना मंगवा लीजिए और आप जितना चाहे उतना पैसा कमा लेंगे। 7 समुंदर मेरे पैर रखते ही सूखे पड़ जाएंगे, मेरे पैरों की ताकत तो आप समझ चुके होंगे।
इससे उसका अर्थ था कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, मेरा उपहास बना रहा था, क्योंकि मैंने उससे झूठ बोला था कि हमारे वहाँ राज्य में आज सूखा पड़ चुका है, अकाल पड़ चुका है। वो मेरे झूठ को समझ चुका था और वो बताना चाहता था कि जैसे मैंने आपके राज्य में कदम रखे, आपके वहाँ अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो ये 7 समुंदर क्या चीज़ है, मैं पैर रखूंगा और ये 7 समुंदर भी सूखे पड़ जाएंगे। इससे वो मेरा उपहास बना रहा था। उसकी समझदारी से मैं इतना प्रसन्न हुआ, उसकी चतुराई से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि मुझे उसको ना चाहते हुए भी अशरफिया देनी पड़ी। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अगले दिन ही उसे अपने विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लूँ। तो उससे कहानी काफ़ी सारे लेसन देती है, लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होती है। मुझे नहीं पता आप इस कहानी से आज क्या लेसन लेके जाने वाले। बस एक बात जो मैंने सीखी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपकी सीए में कितने अटैम्प्ट से कितनी ज़्यादा फेलियर्स आपको मिले हैं, ये बात ये डिसाइड नहीं करेगी कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं। आपका नॉलेज आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत है और आप उसको कभी भी किसी भी वैल्यू पे डिग्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप उसकी वर्थ नहीं करेंगे तब तक लोग उसकी वर्थ नहीं करेंगे। और आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते कि वो हमारी इज्जत नहीं कर रहा, क्योंकि दूसरे आपकी इज्जत तब करेंगे जब आप खुद की इज्जत करेंगे। दोस्तों, आप इतनी आखिरी तक वीडियो में बने हैं तो एक बोनस टिप तो बनती है। मैंने अभी दिसंबर का अटैम्प्ट दिया है, बोथ ग्रुप के अटैम्प्ट दिए, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से एक्सपीरियंस करके लेके आई थी, बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। और मैंने ये सोच रखा था कि मैंने अपना 100% दिया है, मुझे नहीं पता अभी रिजल्ट क्या निकलने वाला है। जो भी निकलेगा मुझे एक्सेप्टेबल होगा और उस बेसिस पे मुझे जो गलतियाँ मैंने दिसंबर में करी है वो गलतियाँ मैं डेफिनेटली मई में तो बिल्कुल नहीं करने वाली। मैंने एक गलती जो शॉर्ट क्रिस्प है और समझी जा सकती है वो ये कि मैंने मटेरियल आईसीआई के मटेरियल से कहीं ना कहीं लैक कर दिया था। मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी जितना हो सके आईसीआई के मटेरियल को फॉलो कीजिए। आपके पास अभी भी टाइम है, अगर आपने नहीं भी करा है ना तो आप स्टिल आईसीआई के मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर प्रैक्टिकल पेपर्स की बात करें, अकाउंट्स है, एडवांस अकाउंट्स है, कॉस्ट है, कोशिश कीजिए जितना हो सके ना अपने पास्ट ईयर पेपर्स, अपने आरटीपीज एमटीपीज को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहीं से है जो पेपर घूम फिर के आता है। और वो सारे दोस्त जो भी सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए भी सेम रूल एप्लीकेबल होता है। मैंने खुद सीए फाउंडेशन में आईसीआई का मटेरियल बहुत ज़्यादा फॉलो किया था और उस बेसिस पे मैं बहुत आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी थी। और सिर्फ एक ही कारण है, मटेरियल, आरटीपीज एमटीपीज, पास्ट ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इनफ है, इसके बाहर कुछ नहीं आता है। अचीवर्स कॉमर्स दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर तरह की वैल्यू एड ऑन करेगा। वो सारे कंटेंट भी प्रोवाइड करेगा जो आपके सिलेबस में हो या ना हो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी नॉलेज इस बेसिस पे जज नहीं की जाएगी कि आपके सिलेबस में ये चीज़ कवर थी कि नहीं। करंट अफेयर्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से हम लोगों को फ़र्क पड़ता है। थैंक यू।